Hello, dear friends. Welcome to Unlock Education. Who am I? I am Mimansa Misra from DSS UT Bulla. First, look at this quote. The ultimate resource in economic development is people. It is people, not capital or raw materials, that develop an economy. So, यहाँ पर there are three keywords, right? Capital, raw materials and economy. So, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ. मतलब इसको हम कह नहीं सकते कि ये इकोनॉमी का प्रॉपर एग्जांपल है, लेकिन एक जनरल सेंस में समझने के लिए मैं बोल रही हूँ कि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ. प्रोडक्शन किसको कहते हैं हम? प्रोडक्शन मतलब जो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है उसके वो हम प्रोडक्शन कह सकते हैं. ठीक है. एंड कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, मतलब जो भी चीज़ हम मार्केट से खरीदते हैं तो हम वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं ना, तो उसको हम कंजम्पशन कह सकते हैं. वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन क्या क्या कंज्यूम किया जाता है? रॉ मटेरियल. ठीक है. रॉ मटेरियल किसी एक व्यापारी से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मतलब फार्मर से हो या किसी से हो, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री खरीदता है और उसको यूज़ करके वो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसको भी हम कंजप्शन के तौर पर ले सकते हैं. ठीक है. एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी मतलब क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ मतलब हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसके बदले हम दुकानदार को पैसा देते हैं, तो उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ बोल सकते हैं. ठीक है. तो हम जो पैसा देते हैं दुकानदार को, वो फिर जिससे वो सामान खरीदा होगा, मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, होलसेलर को वो पैसा देता है, फिर होलसेलर इंडस्ट्री को पैसा देता है, इंडस्ट्री फिर रॉ मटेरियल्स जिससे खरीदा होगा उसको पैसा देता है. तो ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ हुआ कि नहीं? हमसे रॉ मटेरियल हमसे पैसा लिया गया और रॉ मटेरियल्स जो खरीदता है उस तक पैसा गया, तो उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ बोल सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस में. ठीक है. समझ में आ गया? तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ. सो हम जब समझ गए कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो हमें तो ये जानना चाहिए ना. सो हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमी? सो द फादर ऑफ इकोनॉमी इज एडम स्मिथ. द फादर ऑफ इकोनॉमी इज एडम स्मिथ. ठीक है. ये याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमी इज एडम स्मिथ. तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पता चल रहा है क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं 9th NCERT विलेज पालमपुर. तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप पहले ये चैप्टर जो है, ये स्टोरी है जो विलेज पालमपुर के बारे में NCERT में, इसको आप पहले एक रीडिंग कर लीजिएगा इसके बारे में. उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वो स्टोरी नहीं बताऊंगी. मैं वो स्टोरी में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको समझाने की कोशिश करूँगी. तो ठीक है ना? तो हम चलते हैं. तो 4 रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? एक है लैंड, दूसरा है लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज. तो लैंड क्या है? लैंड का मतलब तो हम सब समझते हैं, ज़मीन जहाँ पे हम एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं और जहाँ पे इंडस्ट्री खड़ा उतरता है उसको हम लैंड कहते हैं. तो इस लैंड जो है फैक्टर, इसके अंडर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फ्यूल, मिनरल्स, ये सब भी इंक्लूड हैं. ठीक है ना? तो लेबर, सेकंड आया लेबर. लेबर मतलब क्या है? जो मैन पावर जो यूज़ होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, जो मैन पावर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं लेबर. ठीक है. समझ में आ गया इतना? अब चलते हैं फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल मतलब क्या है? जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स रिक्वायर होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें यूज़ होते हैं कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कहते हैं फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल 2 टाइप का होता है. एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल. ठीक है. एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल. समझ में आ गया? फिजिकल कैपिटल मतलब है जो रिक्वायरमेंट है, जो एक
प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। अच्छा, तो फिजिकल कैपिटल के अंदर जो फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल के अंदर टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स ये सब इंक्लूड है। एंड वर्किंग कैपिटल के अंदर मनी एंड रॉ मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं वो इंक्लूड है। ठीक है, अब आगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज की। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज की मतलब अगर हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम वो स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो बाद में भी हम लॉसेस फेस कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई अगर हम एक लैंड में कोई भी एक सीड यूज़ कर रहे हैं तो वो सीड के रिक्वायरमेंट होते हैं वाटर, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब। अगर हम वो सही मात्रा में नहीं देंगे वो सीड को तो क्या होगा, सीड से अच्छे से क्रॉप ग्रो नहीं होगा और हमें लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज की हमेशा ज़रूरत होती है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने में, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो। तो ये 4 रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्या क्या है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इन फिजिकल कैपिटल के अंडर दो टाइप्स हैं, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज मल्टीक्रॉपिंग। मल्टीक्रॉपिंग क्या है? मल्टीक्रॉपिंग इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप विद इन ए ईयर। ठीक है, अगर हम एक ईयर में एक ही लैंड में दो टाइप की क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीक्रॉपिंग। मल्टीक्रॉपिंग इज अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ गेटिंग मोर इनकम्स एंड हैविंग मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो मल्टीक्रॉपिंग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि व्हाट इज मल्टीक्रॉपिंग एंड राइट इट्स एडवांटेज, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीक्रॉपिंग समझ में आ गया। व्हाट इज मल्टीक्रॉपिंग? अगर हम एक ही फील्ड में 1 ईयर में दो टाइप के क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीक्रॉपिंग। और मल्टीक्रॉपिंग के फायदे क्या हैं? हम ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं वन फील्ड से ही। हम मल्टीक्रॉपिंग के बारे में पढ़ चुके, लेकिन कुछ ऐसे पुअर फार्मर्स होते हैं जो इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अपना क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए मनी बैंक से या फिर कुछ रिच पीपल जो हैं उनसे बोरो करे होते हैं। तो अगर कोई भी कारण से वो जो क्रॉप प्रोड्यूस किए रहते हैं उनका जो अगर प्राइस लो हो गया या फिर लेबर या रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो वो उनका जो क्रॉप है उनसे वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो फिर क्या होता है, जो फार्मर हैं बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको, वो पुअर फार्मर को। तो पुअर फार्मर को सपोर्ट करने के लिए और ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। एंड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो मॉडर्न फार्मिंग है उसको बहुत एम्फासाइज किया गया था। मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग में इरिगेशन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव इरिगेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं लैंड में, एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ होता है। तो इससे क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी है इसमें पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा में पहले स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन, एडवांस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सॉइल टेस्टिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 1960s में, इसका एडवांटेजेस क्या है और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यहाँ पे यूज़ होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स भी यूज़ हो रहे हैं। तो इसके वजह से फार्मर्स को क्या एडवांटेज होंगे और फार्मर्स को क्या डिसएडवांटेज होंगे, मतलब इंडियन इकोनॉमी में क्या किस टाइप के इफेक्ट पड़ेंगे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इंडिया में जो है 76
86% लोग वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एम्प्लॉयड हैं एंड 24% जो लोग हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड हैं। मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब क्या है? कैटल एंड डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, IT सेक्टर, ये सब है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। और फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो है फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया में मोस्ट जो पीपल होते हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉय होते हैं एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल जो होते हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वर्क करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो मोस्टली फार्मिंग एक्टिविटीज़ में डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना ही था विलेज पालमपुर के बारे में। जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको समझाती हूँ। प्लीज़ एक बार आप बुक रीडिंग कर लीजिएगा, इससे आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से क्लियर विजुअलाइज हो सकेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।